लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेजेंड हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। आपने वो गाना जरूर देखा होगा और सुना भी होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि भगत सिंह का बसंती पगड़ी से क्या रिश्ता था। कुछ लोग भगत सिंह को वामपंथी भी कहते थे, लेकिन किसी की वाकया को मानना की कोई ज़रूरत नहीं है। भगत सिंह को भगत सिंह के जरिए ही समझने की ज़रूरत है, इसलिए उनकी जेल डायरी सहित उनके अन्य लेखों को भी पढ़ना आवश्यक है। भगत सिंह ने अपनी पार्टी का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। इसका मतलब है कि वह एक समाजवादी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह का परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। उनके परिवार का पहनावा खादी का सफ़ेद कुर्ता पैजामा और खादी की सफ़ेद पगड़ी थी। उस दौर में क्रांतिकारियों का मुख्य पहनावा खादी के कपड़े थे। भगत सिंह का भी यही पोशाक थी। एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि भगत सिंह ने कभी बसंती पगड़ी नहीं पहनी थी। चमनलाल कहते हैं कि मुझे लोग पूछते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कभी बसंती पगड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि उस समय तो ब्लैक एंड वाइट कैमरा हुआ करता था। मैंने भगत सिंह के साथियों यशपाल, शिव वर्मा और अन्य के साक्षात्कार पढ़े हैं। उन्होंने भगत सिंह की पोशाक के बारे में भी बात की है। भगत सिंह के सफ़ेद कपड़े मैले कुचले हुआ करते थे, क्योंकि उनकी गतिविधि जारी थी और वह छुप कर रहना पड़ता था। भगत सिंह के परिवार का करीब 300 साल पुराना इतिहास मिलता है। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की आत्मकथा बरीड अलाइवन यानी जिंदा कफन है। इसमें उन्होंने अपने पूर्वजों का उल्लेख किया है। उनका पैतृक गांव अमृतसर जिले के नारली था। मैं नारली भी गया हूं, लेकिन वहां कोई संपत्ति या निशानी नहीं मिली, लेकिन अजीत सिंह की किताब में उस गांव का जिक्र ज़रूर है। जब उनके पूर्वजों ने सिख धर्म नहीं अपनाया था, तब अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी अस्थियां हरिद्वार प्रवाहित करने के लिए ले जाते थे। उस ज़माने में कोई साधन नहीं था, इसीलिए लोग पैदल ही यात्रा करते थे। उनके पूर्वजों में एक युवक था जो किसी की मौत के बाद अस्थियां लेकर हरिद्वार के लिए निकल जाता था। रास्ते में रात हो गिर गई और वह खटखट कला में रुक गया था। इसका पहले नाम गढ़कला था। गढ़कला नाम का मतलब होता है एक किला। युवक ने किले के मालिक से रात का आश्रय मांगा। शरण देने वालों की एक लड़की थी। उन्हें वो लड़का पसंद आ गया। जब वह सुबह उठने लगा तो उसने कहा कि तुम लौटते वक्त भी हमारे मेहमान बनकर आना। वापसी में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की लड़के से बात की तो ये शर्त रखी कि शादी के बाद उसको दामाद बनकर हमारे घर पे ही रहना पड़ेगा। उस युवक ने कहा कि मैं अपने परिवार से बात करके बताऊंगा। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की बायोग्राफी में लिखा है कि जब युवक की शादी हुई थी तो लोगों ने पूछा था कि खट में क्या मिला। खट का अर्थ है दहेज। फिर इसका नाम गढ़कला से बदलकर खड़गढ़ हो गया। किले के मालिकों का इतिहास फतेह सिंह नाम के एक व्यक्ति से मिलता है जो महाराज रणजीत सिंह के समकालीन थे। अजीत सिंह की किताबों के अनुसार इस परिवार की ज़मीन पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा था। ज़मीन वापस पाने के लिए पंजाब के मजीठिया परिवार के बुजुर्गों ने फतेह सिंह को अंग्रेज़ों का सहयोग करने और ज़मीन वापस लेने की सलाह दी। इस सलाह का जवाब देते हुए फतेह सिंह ने कहा कि वह ब्रिटिश हुकूमत के आगे नहीं झुकेंगे। तभी से ही भगत सिंह के परिवार देशभक्ति से जुड़ गया। भगत सिंह के दादा अर्जन सिंह फतेह सिंह के बाद दूसरी तीसरी पीढ़ी में आते हैं। सन 1900 के आसपास लायलपुर के मिंटो गोमरी के नए जिलों का गठन किया गया था। इन जिलों में नहरों का निर्माण किया गया था और यहाँ भूमि उपजाऊ थी। मौजूदा भारत में माझा और दोबा इलाके से बड़ी संख्या में लोग वहाँ खेती के लिए आया करते थे। भगत सिंह के परिवार को भी ज़मीन आवंटित की गई थी। उनकी ज़मीन लायलपुर में चक नंबर 105 थी। इधर मौजूदा भारत के बंगा में उनके गाँव की पृष्ठभूमि थी, इसलिए यहाँ का नाम चक बंगा पड़ गया। भगत सिंह के पिता और चाचा भारतीय पंजाब में पैदा हुए थे और भगत सिंह का जन्म चक बंगा मौजूद पाकिस्तान में हुआ था। भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु की हिंदी में एक किताब है भगत सिंह और उनके पूर्वज, जो 1965 में प्रकाशित हुई थी। उस किताब में उनके पूरे खानदान का इतिहास लिखा है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक 24 मार्च की सुबह फांसी होनी थी, लेकिन 23 मार्च की शाम को फांसी की तैयारी कर ली गई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं जेल पर हमला ना हो जाए।
जब भगत सिंह और उनके साथियों को ले जाया गया तो जेल के कैदियों के इनकलाब जिंदाबाद के नारे दूर दूर तक सुनाई पड़ रहे थे। शाम 7 या 7:30 बजे के बीच भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। जेल के मुख्य दरवाजे पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने लाशें मांगी, लेकिन जेल प्रशासन घबरा गया। शवों के टुकड़े कर दिए गए और ट्रक में भरकर जेल के पीछे दरवाजे से फिरोजपुर की तरफ निकल गए। कसूर में एक जगह रुके, लकड़ियां ली, एक पंडित और एक ग्रंथी को भी साथ ले लिया और मिट्टी के तेल के कनस्तर भी ले लिए। शवों पर तेल डाला गया और सतलुज नदी के किनारे जंगल में जल्दबाजी में जला दिया गया। बाद में 24 मार्च की सुबह लाला लाजपत राय की बेटी पार्वती बाई और भगत सिंह की छोटी बहन अमर कौर समेत लगभग 200 से 300 लोग पीछा करते हुए उनके इस स्थान पर पहुंचे। काफ़ी खोजबीन के बाद मिट्टी खोदते समय उनकी अधजली हड्डियां मिली। उन अस्थियों को उठा लिया गया और लाहौर लौटने के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अस्थियां तैयार की गई। रावी नदी के किनारे तीनों के अंतिम संस्कार के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। 26 मार्च के ट्रिब्यून अखबार में पहले पन्ने पर खबर छपी थी कि भारी भीड़ की मौजूदगी में तीनों लोगों का अंतिम संस्कार कर उसी जगह किया गया था जहां लाला लाजपत राय के अंतिम संस्कार किया गया था। अभी के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2H न्यूज़ एक भारत।